हेलो गाइस, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बट आज हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन को कंटिन्यू करने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड लेक्चर ऑन रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। बट आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ तुम लोगों के साथ में नॉर्मेलिटी क्या होता है, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बेटा 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी बोलते हैं। नॉर्मेलिटी जो होता है वो क्या होता है बेटा, वो होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, नॉर्मेलिटी बोलते हैं, ठीक है ना। बात ये है कि ये जो ग्राम इक्विवेलेंट की हम लोग बात कर रहे हैं वो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ठीक है ना। व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट? तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? इट इज गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। क्या होता है बेटा? गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है। मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट बोलते हैं। जैसे आप लोग मोल्स निकालते थे, मोल्स क्या होता था बेटा, मोल्स क्या होता था आप लोगों को पता है, मोल्स क्या होता था? मोल्स वॉज मास अपॉन मोलर मास, ठीक है ना, मास अपॉन मोलर मास था। ऐसे इक्विवेलेंट क्या है बेटा, इक्विवेलेंट भी क्या होगा, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। क्या होते हैं उसी के जैसा बिल्कुल वो निकालते हैं। मोल्स का मतलब था मास अपॉन मोलर मास, ऐसे इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है बेटा, ठीक है। बातें हम लोग करें आप लोगों के साथ में कि ये जो इक्विवेलेंट वेट है वो क्या होता है बेटा, इक्विवेलेंट वेट से आप लोग क्या समझते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। क्या होता है? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर होता है बेटा। जिन लोगों को इक्विवेलेंट वेट के बारे में और ज़्यादा डिटेल में सीखना है, मैं इस पे पहले मेरा एक और लेक्चर प्रेजेंट है बेटा, मैं उसका आई बटन पे आप लोगों को यहाँ पे लिंक दे दूंगा, आप उससे आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मास अपॉन बेटा मोलर मास अपॉन एन फैक्टर होता है। तो आप लोगों से पूछे ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, आप लोगों से पूछे इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा, तो इक्विवेलेंट होता है बेटा गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, मतलब मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो ये हो गया बेटा मास अपॉन मोलर मास इंटू एन फैक्टर। आपको पता है मास अपॉन मोलर मास को हम लोग क्या बोलते हैं, मास अपॉन मोलर मास मोल्स होता है, तो इसको लोग बोल सकते हो मोल्स इंटू एन फैक्टर भी, ठीक है ना। क्या होता है, मोल्स इंटू एन फैक्टर भी होता है। तो नॉर्मेलिटी को हम लोग बोल सकते हो ये होगा मोल्स अपॉन वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मोल्स इंटू एन फैक्टर लिख सकता हूँ, ठीक है बेटा। आपको ये पता है कि मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, मोलारिटी होता है। तो बेटा नॉर्मेलिटी जो होता है दैट इज ऑल्सो मोलारिटी इंटू एन फैक्टर भी होता है। क्या होता है, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर भी होता है। तो अभी आपको क्या करना है, सारे फॉर्मूले जो मैंने लिखे हैं नॉर्मेलिटी के लिए आप लोग ये सारी चीज याद रखिए, अभी इसको हम लोग आगे चल के यूज करेंगे, ठीक है बेटा। तो क्या होता है बेटा, इट इज ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, और यू कैन से इट इज मोल्स अपॉन वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर, और यू कैन से इट इज मोलरिटी इनटू एन फैक्टर भी हम लोग नॉर्मेलिटी को डिफाइन कर सकते हैं बेटा, ठीक है। बात ये कि जो एन फैक्टर है जिसको हम लोग एन फैक्टर बोल रहे हैं, ये क्या है, एन फैक्टर क्या है, इसकी बात बेटा आप लोगों के साथ अभी मैं करने वाला हूँ। व्हाट डज दिस वर्ड एन फैक्टर मीन, इस एन फैक्टर का मतलब क्या है, ये एन फैक्टर क्या होता है और कैसे हम लोग एन फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे, वो सब बातें आप लोगों के साथ में मैं अभी करने वाला हूँ, ठीक है बेटा। तो ये पूरा लेक्चर एन फैक्टर कैलकुलेशन पे ही रहने वाला है, हाउ टू कैलकुलेट एन फैक्टर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, अगर आप लोगों के पास में कोई भी एक नॉन रेडॉक्स रिएक्शन गिवन है, तो ऐसा रिएक्शन जो कैसा है बेटा, रेडॉक्स नहीं है, उस रिएक्शन में हम लोग एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है बेटा। तो आप लोग सबसे पहले समझिए कि आप लोग के पास से बेटा कोई भी अगर आयन है, चाहे कोई भी आयन, ठीक है ना, उस आयन का बेटा चार्ज ही क्या होता है, उसका एन फैक्टर होता है, मॉड ऑफ चार्ज, ठीक है ना। उस आयन का चार्ज ही क्या होता है, उसका एन फैक्टर होता है। जैसे आप लोगों से बोले Na प्लस का एन फैक्टर क्या होगा, तो अगर सिर्फ आयन आप लोगों को गिवन है, इसका एन फैक्टर कितना होगा 1। 2 - 2 का कितना होगा वो लिखेंगे, इसका एन फैक्टर कितना होगा 2। Al+3 का कितना लिखेंगे बेटा, उसका एन फैक्टर लिखेंगे आप लोग 3। कोई भी अगर आयन तुम लोगों के पास में है, उस आयन का चार्ज ही क्या होता है बेटा, उसका एन फैक्टर होता है, ठीक है ना। क्लियर है। इसके आगे हम लोग बातें करेंगे, अगर आपको किसी भी एसिड का एन फैक्टर निकालना है बेटा, तो अगर आप लोग के पास में कोई भी एसिड है, उस एसिड का एन फैक्टर क्या होगा बेटा, एसिड का एन फैक्टर होता है उसका क्या, उसका बेसिसिटी। एसिड का एन फैक्टर क्या होता है, उसका बेसिसिटी ही उसका एन फैक्टर होता है। ये बेसिसिटी क्या होती है बेटा, बेसिसिटी का मतलब ये है कि वो कितना H+ दे सकता है, कितना H+ वो दे सकता है, वही क्या होगा, एसिड का एन फैक्टर होता है, ठीक है। जैसे मान के चलो तुम्हारे पास में एक HCl एसिड है,
बेटा इसका एन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। तुम्हारे पास में क्या बेटा एक और एसिड है H2SO4, इसका एन फैक्टर कितना होगा, 2 होगा। H3PO4 का कितना होता है बेटा एन फैक्टर, वो होता है 3, क्योंकि HCl एक H प्लस दे सकता है, H2SO4 2 H प्लस दे सकते हैं, और H3PO4 कितना दे सकते हैं, 3 H प्लस दे सकते हैं, ठीक है ना। तो वहीं पे तुमसे बोले हमारे पास में बेटा H3PO3 उसका एन फैक्टर कितना होगा, वो बोलेंगे आप होगा 2। हमारे पास में होगा बेटा H3PO2 उसका एन फैक्टर कितना होगा, उसका एन फैक्टर होगा 1। तो यहाँ से आप लोग एक बात और समझना कि किसी भी कंपाउंड के पास में कितना H होता है वो एन फैक्टर नहीं होता है, वो कितना H दे सकता है, कितना H प्लस वो डोनेट कर सकता है, वही एन फैक्टर होता है, ठीक है ना। एन फैक्टर ये नहीं कि उसके पास में कितना H है, एन फैक्टर ये है कि वो कितना H दे सकता है, ठीक है ना। H3PO4 3 दे सकता है, इसलिए एन फैक्टर उसका 3 लिख रहे हैं हम लोग। H3PO2 2 दे सकता है, इसलिए एन फैक्टर क्या लिख रहे हैं, उसका 2 लिख रहे हैं। H3PO2 कितना दे सकते हैं, सिर्फ एक ही दे सकते हैं, इसलिए उसका एन फैक्टर मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, सिर्फ 1 लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो एन फैक्टर इज कोई कितना H प्लस दे सकता है, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बेटा, क्योंकि H3PO4 का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ऐसा कुछ, OH OH OH, ठीक है बेटा, ये H3PO4 का है। H3PO2 का स्ट्रक्चर होता है ऐसा कुछ, H3PO3 का, और H3PO2 का स्ट्रक्चर होता है बेटा ऐसा कुछ, ठीक है। अब आपसे बोले कौन सा वाला H एसिडिक है, कौन सा वाला H प्लस की फॉर्म में निकल सकता है, तो H प्लस की फॉर्म में वो निकल सकता है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लगा होगा। यहाँ 3 लगा हुआ तो यहाँ 3 निकल पाएगा, यहाँ पर 2 ही ऑक्सीजन से लगा हुआ तो यहाँ 2 निकल पाएगा, यहाँ पे 1 ही लगा हुआ तो यहाँ 1 निकल पाएगा, ठीक है ना। जैसे आप लोगों के पास में एक और कंपाउंड में लिखता हूँ, तुम्हारे पास में एक कंपाउंड है बेटा, हमारे पास में क्या है, C2H6O एक कंपाउंड है, C2H6O। आपसे पूछे इसमें एन फैक्टर कितना होगा, आपको H तो इसके पास में 6 है, तो क्या 6H प्लस निकल सकते हैं, नहीं। आपको ये देखना है कि कितना H प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लगा हुआ है। तो C2H6OH को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, अगर ये अल्कोहल है तो बस ये हम लोगों के पास में अल्कोहल है ना, हम लोग मान लेते हैं C2H6O हम लोगों के पास में क्या है, कोई अल्कोहल है, उसका एन फैक्टर आप लोगों से पूछे तो आप लिखेंगे इट इज CH3CH2OH। तो यही वाला H जो है बेटा वो एसिडिक है, यही H निकल सकता है, ये वाला H जो है वो एसिडिक नहीं है। कार्बन से बॉन्डेड H जो होता है वो H प्लस की फॉर्म में नहीं निकलता, वो एसिडिक H नहीं होता है। यहाँ पे एन फैक्टर कितना मिलेगा आप लोगों को, 1 मिलेगा, ठीक है ना। तो कितना H प्लस उसके पास में वो डोनेट कर सकता है वही एन फैक्टर होता है, कितना H उसके पास में है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग एसिड का एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, ठीक है बेटा। अब एसिड के केस में बेटा क्या होते हैं, कभी कभी आप लोगों को रिएक्शंस गिवन होते हैं, कभी कभी क्या होता है आप लोगों को रिएक्शंस गिवन होते हैं कुछ, ठीक है ना। अगर आपको कोई भी रिएक्शन गिवन है, उस रिएक्शन में आपसे पूछे एन फैक्टर क्या है, इन केस ऑफ रिएक्शन बेटा, तो रिएक्शन में अगर आपको एन फैक्टर निकालना है एसिड का, तो क्या होता है बेटा, कितना H प्लस रिप्लेस हो रहा है बेटा, H प्लस रिप्लेस्ड पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बेटा, पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब होता है पर मोल, इसका मतलब क्या होता है बेटा, पर मोल होता है। तो पर मोल कितना H प्लस डिस्प्लेस होगा, कितना H प्लस रिप्लेस हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एन फैक्टर ऑफ एसिड बोलते हैं, ठीक है ना। बात वही है कि कितना H प्लस किसी भी रिएक्शन में कोई भी एसिड डोनेट कर रहा है वही क्या होता है, एन फैक्टर होता है। जैसे मान के चलो तुम्हारे पास में एसिड है H3PO4, तुमने उसका रिएक्शन करवाया NaOH के साथ में, NaOH के साथ में रिएक्शन करने से क्या बनाया उसने, NaH2PO4 बनाया प्लस H2O बना। तो आपसे पूछे इस रिएक्शन में H3PO4 का एन फैक्टर क्या है, इस रिएक्शन में H3PO4 का एन फैक्टर क्या है आपसे पूछने लगे, तो आप बोलेंगे इसके पास में यहाँ 3 H है, यहाँ पे 2 H है, कितना H गया बेटा, एक H डिस्प्लेस हुआ, तो एन फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। कितना H डिस्प्लेस हो रहा है। अगर आपको कोई रिएक्शन नहीं दिया होता, कोई रिएक्शन नहीं दिया होता, आपसे पूछता H3PO4 का एन फैक्टर कितना होता है, अगर रिएक्शन नहीं देगा तो जितना वो निकाल सकता है उन सबको निकाल के आप आंसर करेंगे। अगर रिएक्शन दिया हुआ है तो रिएक्शन के हिसाब से जाएंगे। H3PO4 लिख दे विदाउट एनी रिएक्शन, आप बोलेंगे एन फैक्टर कितना होगा, इसका 3 होगा, क्योंकि 3 H प्लस दे सकता है। और जब तुम रिएक्शन लिखोगे तो तुम तीनों को निकाल दोगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन जब उन्होंने कोई स्पेसिफिक रिएक्शन दिया हुआ है तो आपको अकॉर्डिंग टू रिएक्शन जाना पड़ेगा। जैसे मैं एक और रिएक्शन लिखूं बेटा, आपके पास में क्या H3PO4 है, आपने क्या किया, इसका NaOH से रिएक्शन करवाया, क्या बना बेटा, Na2HPO4 बना, प्लस क्या निकल गया, वाटर निकला। आपसे पूछे इस रिएक्शन में एन फैक्टर कितना है,
आप देखेंगे यहाँ पे कितना एच है 3, यहाँ पे कितना 1, कितना डिस्प्लेस हुआ 2, एन फैक्टर कितना हो गया 2 हो गया। तो एन फैक्टर जो होगा दैट मे बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, वो रिएक्शन के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। तो आपको एसिड का एन फैक्टर निकालना समझ में आ रहा होगा कि अगर आपको कोई रिएक्शन दिया है तो रिएक्शन के हिसाब से जाएंगे, अगर रिएक्शन नहीं दिया है तो अपने हिसाब से कितना H प्लस वो निकाल सकते हैं, वो सारा का सारा निकाल के हम लोग क्या कर लेंगे बेटा, एन फैक्टर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, चलो हम लोग बातें करेंगे कि हम लोग बेटा अगर बेस का एन फैक्टर निकालें तो, अभी हम लोग बातें किए थे एसिड के लिए, अब हम लोग बात करेंगे कोई भी बेस अगर तुम लोगों के पास में है उस बेस का एन फैक्टर क्या होता है। तो बेस का एन फैक्टर क्या होता है, उसका एसिडिटी होता है बेटा। क्या होता है उसका एसिडिटी। एसिडिटी क्या होता है बेटा, वो कितना OH माइनस, कितना वो OH माइनस दे सकता है, कितना वो OH माइनस दे सकता है, वही क्या होगा उसका एन फैक्टर होगा। किसका, किसी भी बेस का एन फैक्टर होता है वो कितना OH माइनस दे सकता है। ठीक है, जैसे तुमसे बोले हमारे पास में NaOH है तो NaOH का एन फैक्टर कितना होगा, बोलेंगे 1 होगा। MgOH का होल ट्वाइस का एन फैक्टर कितना होगा, बोलेंगे 2 होगा। ठीक है ना, तुमसे बोले AlOH का होल थ्राइस का एन फैक्टर कितना होगा, बोलेंगे 3 होगा। बंदा रहे कि नहीं आ रहा। अगर कुछ नहीं दिया होगा तो आप लोग कितना वो OH माइनस दे सकता है वो निकालेंगे। अगर आपको कोई रिएक्शन दिया है, आपको कोई रिएक्शन दिया है, मान के चलो आपको रिएक्शन दिया है AlOH का होल थ्राइस प्लस में क्या दिया HCl गिविंग AlOH का होल ट्वाइस Cl प्लस वाटर। ठीक है ना, AlOH का होल ट्वाइस Cl प्लस वाटर। ठीक है ना, तो अगर कोई रिएक्शन दिया है उस रिएक्शन में आप लोग एन फैक्टर निकालेंगे बेटा, तो वो कितना होगा, वो क्या होता है, वो कितना OH माइनस रिप्लेस्ड होता है, OH माइनस रिप्लेस्ड पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है बेटा, पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, इसका मतलब क्या होता है पर मोल। तो पर मोल कितना OH माइनस रिप्लेस होगा, कितना OH माइनस डिस्प्लेस हो जाता है, वही क्या होता है बेटा एन फैक्टर ऑफ बेस होता है। अगर आपको कोई रिएक्शन दिया होगा तो, जैसे इस रिएक्शन आप लोग देखेंगे बेटा, यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है कितना OH है 3 है, और यहाँ पे कितना है बेटा 2 है। कितना OH गया, 1 गया, एन फैक्टर कितना होगा इसका 1 ही होगा। सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ तुम्हारे पास में क्या है बेटा AlOH का होल थ्राइस, आपने HCl से रिएक्शन करवाया, क्या बना AlCl3 बना प्लस क्या बना वाटर बना। आपसे पूछे इस रिएक्शन में एन फैक्टर कितना है, आप बोलेंगे यहाँ पे 3 OH था, यहाँ पे 3 Cl है, एक भी OH उधर नहीं है, एन फैक्टर कितना हो गया बेटा 3 हो गया, तीनों का तीनों OH क्या डिस्प्लेस कर दिया गया है। तो बेस का एन फैक्टर क्या होता है समझ में आया ना, कितना OH माइनस डिस्प्लेस होगा अगर रिएक्शन दिया है तो, अगर नहीं दिया है तो वो कितना OH दे सकते हैं, वो सारा का सारा आप निकाल के आप लोग एन फैक्टर लिखेंगे। ठीक है ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ AlOH का होल थ्राइस का अपना एन फैक्टर लिखा है 3, लेकिन इस रिएक्शन में आपको एक भी देखने को मिल रहा है क्योंकि वहां पे उसने एक ही OH माइनस को डिस्प्लेस किया है। ठीक है ना, तो कितना OH माइनस निकलता है वही क्या होता है एन फैक्टर होता है। अगर रिएक्शन नहीं दिया होगा तो एसिड के केस में भी यही आप काम करते हैं और बेस के केस में भी यही काम करेंगे, जितना भी OH माइनस होगा वो सब आप लोग निकाल के आंसर करेंगे। ठीक है जी, चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब लोग बात करेंगे सॉल्ट, अगर तुम लोगों के पास में है तो बेटा, अगर तुम्हारे पास में कोई भी सॉल्ट है और सॉल्ट का आपसे पूछे एन फैक्टर कितना हो, अगर आपको कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है तो सॉल्ट का जो एन फैक्टर होगा वो क्या होगा, उसके पास में कितना टोटल पॉजिटिव चार्ज है, या बेटा कितना टोटल पॉजिटिव चार्ज उसके पास में, वही आप लोग एन फैक्टर निकाल सकते हैं। जैसे तुमसे पूछे NaCl का एन फैक्टर कितना होगा, अब बोलेंगे NaCl में Na प्लस होते हैं, एक Na पे एक प्लस है, कितना टोटल पॉजिटिव है, इसमें एक ही पॉजिटिव है तो एन फैक्टर कितना हो गया इसका 1 हो गया। मैं तुमसे बोला ये बताओ Na2SO4 में कितना होगा, तो बोले Na2SO4 में भी Na प्रेजेंट है, Na प्लस, कितना Na प्लस है, 2 Na प्लस है, एक Na पे एक प्लस, 2 Na पे 2 प्लस, कितना प्लस हो गया टोटल 2 हो गया, एन फैक्टर हो गया 2। सिमिलरली तुम लोगों से पूछे हमारे पास में क्या है बेटा Na3PO4 है, इसमें बताओ सर, यहाँ पे भी क्या है बेटा Na ही है, Na क्या है प्लस है, कितना Na है 3 Na, एक Na पे कितना प्लस, एक 3 पे कितना हो जाएगा बेटा 3 प्लस, टोटल प्लस कितना हो गया 3 हो गया, एन फैक्टर कितना हो गया 3 हो गया। तुमसे बोले हमारे पास में Al2O6, इसमें बताइए Al2O6 में बताने के लिए क्या करेंगे बेटा, आप बोलेंगे एल्यूमिनियम पे कितना प्लस है 3 प्लस, कितना एल्यूमिनियम है
2 एल्यूमिनियम, एक एल्यूमिनियम पे 3 प्लस 2 पे कितना हो जाएगा 6 प्लस, एन फैक्टर कितना हो जाएगा 6। ठीक है बेटा, अगर आपको कोई रिएक्शन नहीं गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके पास में कितना पॉजिटिव चार्ज है वही क्या होगा आप लोगों का एन फैक्टर होगा। ठीक है ना। अगर आपको रिएक्शन गिवन है बेटा, अगर आपको क्या गिवन है, कोई रिएक्शन गिवन है, तो किसी भी रिएक्शन में एन फैक्टर होता है बेटा क्या, टोटल पॉजिटिव चार्ज डिस्प्लेस। क्या होता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज डिस्प्लेस, कितना पॉजिटिव चार्ज डिस्प्लेस हो रहा है पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, बट पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना पॉजिटिव चार्ज डिस्प्लेस हो रहा है वही क्या होगा, एन फैक्टर होगा इन अ रिएक्शन। अगर हम लोगों को कोई भी रिएक्शन गिवन है, वो रिएक्शन कैसा है बेटा, नॉन रेडॉक्स है। हम लोग वही बात कर रहे हैं किसकी, नॉन रेडॉक्स रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। नॉन रेडॉक्स में एसिड का हम लोग निकाले हैं, बेस का हम लोग निकाले और किसका निकाल रहे हैं बेटा, सॉल्ट का भी हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को बेटा कोई भी रिएक्शन गिवन है तो उस रिएक्शन में क्या निकालोगे, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना डिस्प्लेस हो रहा है पर मोल। कैसे बेटा, पर मोल कितना पॉजिटिव चार्ज डिस्प्लेस हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एन फैक्टर बोलते हैं। ठीक है ना। चलो अभी मान के चलो आप लोगों को कोई भी रिएक्शन गिवन है, मान के चलो आपको गिवन है K4FeCN6, एक सॉल्ट है, इसका रिएक्शन तुम लोगों ने करवाया ZnCl2 के साथ, जो कंपाउंड बना वो बना Zn2FeCN6 प्लस KCl। ठीक है बेटा। तो अब देखो यहाँ पे कितना पोटेशियम है 4, यहाँ पे कितना पोटेशियम है 0, यहाँ पे पोटेशियम K प्लस कितना, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे K प्लस कितना 0। कितना पोटेशियम डिस्प्लेस हुआ, बोलेंगे 4 डिस्प्लेस हुआ। एक पोटेशियम के साथ में एक पॉजिटिव चार्ज डिस्प्लेस हुआ, तो 4 के साथ में कितना पॉजिटिव डिस्प्लेस हो गया, 4 डिस्प्लेस हो गया, इसलिए इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 4 हो गया। कितना पॉजिटिव चार्ज डिस्प्लेस होता है वही एन फैक्टर होता है। कितना पॉजिटिव डिस्प्लेस हुआ है, 4 डिस्प्लेस हुआ है, एन फैक्टर कितना हो गया, 4 हो गया। एक और रिएक्शन में लिखता हूँ, तुम्हारे पास में क्या है बेटा, K4FeCl6, इसका रिएक्शन तुम लोगों ने करवाया ZnCl2 के साथ में, क्या बना बेटा, बना Zn K2FeCN6 प्लस KCl, ये बना। तो अब देखेंगे यहाँ पे कितना K प्लस है बेटा, यहाँ पे K प्लस कितना है, बोलेंगे 4, यहाँ पे K प्लस कितना है बेटा 2, कितना डिस्प्लेस हुआ है, आप बोलेंगे 2 डिस्प्लेस हो गया। क्या बोलेंगे आप, 2 डिस्प्लेस हो गया। एक पोटेशियम के साथ में एक पॉजिटिव डिस्प्लेस हुआ होगा, तो 2 के साथ में कितना हो गया बेटा, 2 डिस्प्लेस होगा, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। तो अगर कोई भी सॉल्ट तुम लोगों को गिवन है बेटा, तो सॉल्ट में कितना पॉजिटिव चार्ज डिस्प्लेस होता है पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, वही क्या होता है, उसका एन फैक्टर भी होता है। पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना पॉजिटिव चार्ज डिस्प्लेस होता है इन केस ऑफ सॉल्ट, वही क्या होता है बेटा, उसका एन फैक्टर भी होता है। तो आपको नॉन रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग कैसे एन फैक्टर निकालते हैं, होपफुली आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। अभी हम लोग बातें करेंगे कि आपको अगर कोई भी रिएक्शन कैसा गिवन है बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन अगर गिवन हम लोगों के पास में क्या है, अगर कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन है तो हाउ डू वी कैलकुलेट एन फैक्टर इन केस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है बेटा। तो रेडॉक्स रिएक्शन में निकालने का एक सिंपल तरीका होता है। रेडॉक्स रिएक्शन हम लोग क्या निकालते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। कितना इलेक्ट्रॉन हम लोग किसके बेस पे निकालेंगे बेटा, एक टर्म याद रखिएगा, किसके बेस पे निकालेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन के बेस पे। कितना इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है या वो लॉस्ट हो रहा है पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पर मोल के हिसाब से, कितना इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है कितना लॉस हो रहा है, वही क्या होता है, लोगों का एन फैक्टर होता है। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप लोगों के पास में कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन गिवन है, तो रेडॉक्स रिएक्शन में जो एन फैक्टर होगा वो किसी भी हाफ रिएक्शन के लिए कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है ना। फॉर एन फैक्टर कैलकुलेशन वी नीड हाफ रिएक्शन, दैट इज ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ। ठीक है ना बेटा। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक हाफ रिएक्शन में क्या करते हैं, एन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। आपको सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट होगा, एक हाफ रिएक्शन का रिक्वायरमेंट होगा। अगर आपके पास में कोई भी हाफ रिएक्शन है तो उस हाफ रिएक्शन हम लोग क्या करेंगे बेटा, एन फैक्टर निकालेंगे। ठीक है। जैसे मान के चलो आप लोगों के पास में क्या है बेटा, I2 है, I2 से किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, IO3 माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। I2 से किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, IO3 माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। ये तुम लोगों के पास में एक हाफ रिएक्शन है
इस हाफ रिएक्शन में आपसे पूछे कि एन फैक्टर क्या होगा ये बताइए, ये वाले हाफ रिएक्शन में, ठीक है बेटा। तो I2 से किस में जा रहा है, IO3 माइनस में जा रहे हैं। I2 से किस में जा रहा है बेटा, IO3 माइनस में जा रहा है। I2 में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0 होगा। IO3 माइनस में कितना होगा, +5, ठीक है ना। थोड़ा 0 से किस में जा रहा है, +5 में जा रहा है, समझना ठीक से। क्या हो रहा है बेटा, 5 का लॉस हो रहा है। एक आयोडीन कितने का लॉस हो रहा है बेटा, एक आयोडीन के लिए 5 का लॉस। कितना आयोडीन है बेटा, 2 आयोडीन। तो 2 के लिए कितने का लॉस होगा, एक आयोडीन के लिए 5 का लॉस। 2 के लिए कितना लॉस होगा बेटा, एक के लिए 5 का लॉस, 2 के लिए कितना होगा, 10 का लॉस। तो बेटा एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 10। समझ में आया मैंने क्या बोला, कितना इलेक्ट्रॉन का गेन होता है या लॉस होता है पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वही एन फैक्टर होता है। आपको टोटल चेंज कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रॉन का टोटल चेंज कितना आ रहा है, वही क्या होगा, आपका एन फैक्टर होगा। इलेक्ट्रॉन का टोटल चेंज कितना हो रहा है वो आपको निकालना है बेटा, और वही क्या होता है, आपका एन फैक्टर भी होता है। I2 से जा रहा है बेटा IO3 माइनस में, एन फैक्टर कितना होगा इसका, 10 होगा, क्योंकि एक आयोडीन जो हो रहा है वो 0 से +5 में जा रहा है। अभी आप लोगों को रिएक्शन उल्टा दिया होता, आपसे बोला होता कि हम लोगों के पास में क्या है बेटा, IO3 माइनस जो है वो I2 में जा रहा है, तो एन फैक्टर कितना होगा IO3 माइनस का। तो अब लोग क्या करेंगे बेटा, अब लोग क्या करेंगे, आप देखेंगे आयोडीन जो है बेटा, यहाँ पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +5। +5 से किस में जा रहा है, 0। बेटा +5 से अगर 0 में जा रहा है तो बेटा क्या हो रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। क्या हो रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। एक आयोडीन कितना गेन करेगा, 5। अब आपको इसके हिसाब से कैलकुलेट करना है बेटा, IO3 माइनस के हिसाब से। एक आयोडीन कितना गेन करेगा, 5। कितना आयोडीन है, एक ही आयोडीन है, एक ही आयोडीन बेटा, कितना चेंज आ गया, 5 का आ गया, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 5 हो गया। समझ में आया क्या मैंने क्या बोला। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। आपसे बोले हमारे पास में क्या है, C2O4 माइनस से किस में जा रहा है, CO2 में जा रहा है। आपसे पूछे कि पहले C2O4 माइनस का एन फैक्टर बताओ, तो आप बोलेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3। +3 से किस में जा रहा है, +4, ठीक है ना। सबसे पहला काम आपका क्या होगा, आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। +3 से किस में गया, +4 में गया। अब एक कार्बन क्या हो रहा है बेटा, +3 से +4 में जा रहे हैं। +3 से +4 में जाएगा तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा बेटा, लॉस करेगा। एक कार्बन कितने का लॉस कर रहा है बेटा, एक का लॉस। कितना कार्बन है यहाँ पे, 2। 2 कार्बन कितने का लॉस करेगा बेटा, 2 का लॉस। तो एन फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। आपसे बोले हमारे पास में CO2 का बताओ बेटा, CO2 इज गिविंग टू C2O4 माइनस, इसमें बताओ। उल्टा तुमसे पूछने लगता तो तुम लोग क्या करोगे बेटा, देखोगे ये +4 से किस में जा रहे हैं, +3 में जा रहे हैं। एक कार्बन कितने का गेन, एक का गेन। कितना कार्बन है, एक ही कार्बन है बेटा, एन फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। एन फैक्टर कितना हो गया हम लोगों के पास में, यहाँ पे मिला 1। तो समझ में आ रहा है हम लोग कैसे एन फैक्टर निकालेंगे, ठीक है बेटा। समझे कि नहीं समझे बेटा, ठीक है ना। तो एन फैक्टर हम लोग निकालेंगे बेटा किस चीज के बेस पे, एन फैक्टर हम लोग निकालेंगे किस चीज के बेस पे, कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, उस सब के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, एन फैक्टर निकालते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। तो इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को एन फैक्टर बोलते हैं। जो भी आपको दिया होगा उसके हिसाब से आप लोग चेंज निकालोगे, जो भी चेंज होगा वो आपका क्या होगा, एन फैक्टर होगा, ठीक है बेटा। तो होपफुली आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए रखे हुए हैं, उन क्वेश्चंस से आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यू हैव टू कैलकुलेट द एन फैक्टर फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। कुछ हाफ रिएक्शंस आप लोगों के पास में मैं अभी शो करूंगा, उनका आपको एन फैक्टर निकालना है। पहला है Cu2s गिविंग Cu+2+SO2, ठीक है बेटा। तो सबसे पहला काम क्या होगा आपका, सबसे पहला काम होगा सब में आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। Cu2s में आपको दिखेगा Cu+1 है और S-2 है। Cu+2 में तो कॉपर का +2 है, SO2 में बेटा सल्फर का कितना हो जाएगा, +4, ठीक है ना। अब देखो कॉपर की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो वो +1 से +2 में जा रहे हैं। क्या हो रहा है बेटा, एक का लॉस हो रहा है, एक कॉपर एक का लॉस। कितना कॉपर है बेटा, 2 कॉपर है, तो कितने का लॉस हो गया, 2 का लॉस। कॉपर की वजह से कितने का लॉस है बेटा, 2 का लॉस, ठीक है ना। समझ में आया। सल्फर क्या कर रहा है बेटा, सल्फर की अगर हम लोग बातें करें तो सल्फर क्या कर रहा है, सल्फर जो है वो -2 से किस में जा रहा है, +4 में जा रहा है। तो कितने का लॉस हो रहा है, 6 का लॉस हो रहा है। एक सल्फर 6 का लॉस। कितना सल्फर है यहाँ पे, एक ही सल्फर है,
थोड़ा इसकी वजह से 6 का लॉस है, टोटल लॉस कितने का है 8 का लॉस, तो इसका इन फैक्टर कितना हो गया 8, इसका इन फैक्टर कितना हो गया बेटा 8 हो गया, ठीक है ना। आपसे पूछे Cu+2 का इन फैक्टर कितना है, बोलेंगे Cu+2 जो है वो +2 से किस में आ रहा है +1 में आ रहा है, तो एक कॉपर क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एक ही कॉपर है, इसका इन फैक्टर कितना हो गया 1 हो गया। SO2 का आप लोगों से पूछे तो SO2 क्या कर रहा है बेटा +4 से किस में आ रहा है -2 में, एक सल्फर में कितने का गेन हो रहा है बेटा 6 का गेन, कितना सल्फर है एक ही है, इसका इन फैक्टर कितना हो गया 6 हो गया। आप सभी का इन फैक्टर निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है बेटा। बस आपको ये निकालना है कितना इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, नेट गेन कितना है, नेट लॉस कितना है, वो सब आप लोग निकाल लेंगे तो आपको एन फैक्टर भी आसानी से मिल जाएगा, ठीक है ना। दूसरा रिएक्शन आप लोगों के पास में AS2S3 गिविंग AS+5 प्लस SO4 2-, आपसे पूछे इसका एन फैक्टर निकालिए, तो अब इसमें क्या करेंगे आप लोग, आपको दिखेगा AS+3 है, S-2 है, और यहाँ पे बेटा S किस में जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है +6 में। ऑर्सेनिक के लिए बात करते हैं बेटा, वो ऑर्सेनिक जो हो रहा है वो +3 से +5 में जा रहा है, देखिएगा ठीक से, +3 से +5 कितने का लॉस 2 का लॉस, +3 से +5 में गया कितने का लॉस 2 का लॉस, एक ऑर्सेनिक 2 का लॉस, कितना ऑर्सेनिक है बेटा 2 है, तो कितने का लॉस 4 का लॉस, एक ऑर्सेनिक के लिए 2 का लॉस, 2 के लिए कितना हो जाएगा 4 का लॉस, ठीक है। अभी हम लोग बातें करेंगे सल्फर के लिए बेटा, सल्फर क्या हो रहा है -2 से किस में जा रहा है +6 में जा रहा है, -2 से किस में जा रहा है +6 में जा रहे हैं, तो सल्फर के लिए कितने का लॉस है बेटा, -2 से +6 में कितने का लॉस 8 का लॉस, बेटा -2 और +6 के बीच का डिफरेंस समझते हो ना, कितने का डिफरेंस है 8 का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो बेटा -2 से +6 में जा रहा है कितने का लॉस 8 का लॉस, एक सल्फर 8 का लॉस, 3 सल्फर के लिए कितना होगा बेटा 24 लॉस, टोटल लॉस कितना आ गया बेटा 28 लॉस, इसका एन फैक्टर कितना होगा बेटा 28, तो वो कितना बड़ा नंबर आया। तो ऐसा नहीं एन फैक्टर 2 4 6 5 ही होता है, कुछ भी हो सकता है, इसका कितना है 28 आया। आप लोगों से पूछे ऑर्सेनिक का कितना होगा यहाँ पे, तो बोलेंगे +5 से +3 में आ रहा है, 2 का गेन हो रहा है, इसका हो गया 2, SO4 -2 का आप लोग निकालेंगे तो इसका बेटा कितना हो जाएगा +6 से -2 में आ रहा है, कितने का गेन हो रहा है 8 का, तो इसका इन फैक्टर 8 हो गया। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा इन फैक्टर कैसे निकालेंगे हम लोग। अभी और एग्जांपल लेते हैं हम लोग बेटा, तुम्हारे पास में क्या PbN3 का होल ट्वाइस गिविंग Pb3O4 + NO, आपसे पूछे इसमें एन फैक्टर क्या होगा सबका बताइए। तो सबसे पहला काम आप लोगों का है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा +2, इसमें N3 माइनस है बेटा N3-1, और N3 माइनस में N का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकलेगा बेटा 3 × x = 1, x जो निकलेगा वो आएगा -1/3, x × 3 = -1, x कितना आएगा -1/3, बेटा N का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो आएगा -1/3। बेटा Pb3O4 है, Pb का कितना होगा, Pb का कितना होगा +8/3, और N का कितना है बेटा यहाँ पे +2। अब देखो सबको आपको पता चल गया है, आपको पता चल गया जो Pb है वो +2 से +8/3 में जा रहा है, +2 से +8/3 में जा रहा है, कितने का चेंज हुआ, आपसे पूछे कितने का चेंज हुआ, बोलेंगे चेंज हुआ 8/3 -2 दैट इज 2/3, कितने का चेंज होगा 2/3, गेन हुआ कि लॉस हुआ, आप बोलेंगे लॉस हुआ, +2 से +8/3 बड़ा है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है इसका मतलब लॉस होगा, तो पीवी की वजह से लॉस कितने का हो रहा है, वो हो रहा है 2/3 का, ठीक है ना। अब n जो होगा वो जा रहा है -1/3 से +2 में, अब बेटा कितने का चेंज होगा, बोलेंगे 2 -1/3, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 7/3, कितना हो जाएगा 7/3, 2 -1/3 कितना हो गया 7/3 हो गया बेटा, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे बेटा एंड नाइट्रोजन जो होगा बेटा उसमें कितने का लॉस हो रहा है, एक नाइट्रोजन के लिए 7/3 का लॉस हो रहा है, एक नाइट्रोजन के लिए कितने का लॉस हो रहा है 7/3 का लॉस हो रहा है। टोटल कितना नाइट्रोजन है यहाँ पे आपको दिखेगा 6, तो 6 के लिए कितना होगा बेटा इंटू क्या कर लेंगे इसमें 6, तो इंटू 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 2 टाइम्स इंटू ये आ जाएगा 14,
कितना आ जाएगा बेटा, ये वाला टर्म आप लोगों को दिख रहा है ना बेटा, कितना आ गया, 14 आ गया, ठीक है ना। चलिए, तो बेटा इसकी वजह से आ गया 14 का लॉस, यहाँ से टोटल, यहाँ से आया 14 का लॉस, टोटल लॉस कितना होगा, 2/3 प्लस 14, तो ये आ गया बेटा 44/3। कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 44/3, तो बेटा इसका एन फैक्टर आ गया 44/3। तो आपको ये बात भी समझ में आ रही होगी कि एन फैक्टर जो होगा वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, एन फैक्टर कैन बी इन फ्रैक्शन ऑल्सो। कितना आ रहा है, 44/3 आ रहा है। सेम तरीके से आप लोग इन दोनों का भी निकालने का एक बार ट्राई कीजिएगा, इसका निकालिएगा, इसका निकालिएगा, आसान हो जाएगा इसका निकालना। तो अगर PBN3 होल ट्वाइस का लोग निकालिए तो बाकी तो आसान हो ही जाएगा बेटा। इसका एन फैक्टर है 44/3, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एन फैक्टर जो है दैट कैन बी इन फ्रैक्शन ऑल्सो, किस में हो सकता है बेटा, फ्रैक्शन में भी पॉसिबल है। समझ में आया मैं क्या बोला आप लोगों को। चलो अभी हम लोग एक और क्वेश्चन आप लोगों के साथ में डिस्कस करते हैं इसके जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों के लिए है बेटा, FeC2O4 गिविंग यू Fe+3 + CO2, इसमें आपको निकालना है बेटा। तो आपको देखेगा Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, कार्बन का +3 है, Fe+3 में चला गया, कार्बन +4 में चला गया। Fe क्या हो रहा है मतलब, +2 से किस में जा रहा है, +3 में जा रहे हैं। एक Fe, एक का लॉस, एक ही Fe है बेटा। C2O4 से बेटा किस में जा रहा है, CO2 में जा रहा है बेटा। तो +3 से किस में जा रहा है, +4 में जा रहा है। एक कार्बन कितने का लॉस होगा बेटा, एक कार्बन के लिए लॉस होगा एक का, दो कार्बन के लिए कितना लॉस होगा बेटा, 2 का लॉस, टोटल लॉस हो गया 3 लॉस। यहाँ पे एन फैक्टर हो गया बेटा 3, ठीक है ना। एन फैक्टर कितना हो गया, 3 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। तो होपफुली आपको एन फैक्टर कैसे निकालना होता है वो चीज़ें समझ में आ रही होंगी बेटा। इसके आगे मैं एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तुम लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज FeNO3 का होल थ्राइस गिविंग यू Fe+2 + NO। ये रिएक्शन तुम लोगों के पास में है, आपसे पूछे इस रिएक्शन में एन फैक्टर बताइए क्या है बेटा, FeNO3 का होल थ्राइस गिविंग यू Fe+2 + NO। बेटा आपको Fe कौन से वाले ऑक्सीडेशन नंबर में दिखेगा, यहाँ पे +3 में। तुम्हारे पास में क्या है बेटा, NO3- है। NO3- में क्या होगा, N का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे बेटा, N का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, +5, ऐसे निकालेंगे बेटा। 3 × -2 विल बी इक्वल्स टू -1, इसका कितना आ जाएगा +5, ये जा रहा है +2 में। देखिए अब आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि Fe जो है बेटा वो +3 से +2 में जा रहा है, तो गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है, या गेन हो रहा है, हाई ऑक्सीडेशन नंबर से लो ऑक्सीडेशन नंबर में गया, एक Fe के लिए 1 का गेन, ठीक है बेटा। नाइट्रोजन जो है वो +5 से +2 में जा रहा है, नाइट्रोजन किस में जा रहा है बेटा, +5 से +2 में जा रहे हैं। यहाँ पे भी क्या हो रहा है बेटा, गेन हो रहा है। एक नाइट्रोजन के लिए कितने का गेन है बेटा, 3 का। कितना नाइट्रोजन है, 3, 3 के लिए कितना हो जाएगा, 9 का गेन। टोटल गेन कितना हो गया बेटा, 10 का गेन, और 9 गेन यहाँ पे हो गया बेटा। टोटल गेन हो गया 10 गेन, एंड फैक्टर कितना हो जाएगा इसका, 10। तो आपको समझ में आ रहा होगा हम लोग कैसे एन फैक्टर निकालते हैं होपफुली, अगर रेडॉक्स रिएक्शन आप लोगों के पास में गिवन है तो। बट ये भी सबसे पहले टाइप का रेडॉक्स रिएक्शन आप लोगों के लिए था, आपको इसमें कैसे एन फैक्टर को निकालेंगे वो चीज़ें होपफुली समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग बातें करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर इन केस ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अगर आप लोग के पास में कोई भी रिएक्शन कैसे बेटा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, उसमें कैसे निकालते बेटा। तो आपसे पूछे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। बेटा क्या होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। Disproportionation reactions are those reactions in which same element is oxidized as well as reduced। बेटा एक ही एलिमेंट का क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है, और उसी एलिमेंट का क्या होता है, रिडक्शन भी होगा। जैसे मान के चलो तुम लोगों को एक रिएक्शन गिवन है, दैट इज I2 गिविंग यू I- + IO3-। ये रिएक्शन क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। क्यों है बेटा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, 0 से -1 में जा रहा है और +5 में जा रहा है। तो 0 से -1 में जाने का मतलब क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। आपसे पूछे किसका रिडक्शन हुआ, बोलेंगे आयोडीन का हुआ। और 0 से +5 में जाने में क्या हो गया बेटा, +5 में जाने में हो गया ऑक्सीडेशन। आपसे पूछे किसका ऑक्सीडेशन हुआ, आप बोलेंगे आयोडीन का हुआ। आयोडीन का ही ऑक्सीडेशन हुआ, आयोडीन का ही रिडक्शन हुआ। इसका मतलब ये रिएक्शन कैसा है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है।
डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिन रिएक्शंस में सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होता है और उसी एलिमेंट का क्या होता है बेटा, रिडक्शन भी होता है। सेम एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड। ऐसे रिएक्शन जिनमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होता है, उन रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है बेटा, थोड़ा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में एंड फैक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे उसको थोड़ा समझते हैं। आप सोचो बेटा, अगर हम लोग आयोडीन की बात करें तो आयोडीन का कुछ पार्ट क्या हो रहा है बेटा, कुछ पार्ट ऑक्सीडाइज हो रहा है, कुछ पार्ट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। किसकी बात मैं कर रहा हूँ बेटा, आयोडीन की। आयोडीन की बात कर रहा हूँ मैं, I2 की बात कर रहा हूँ। कुछ पार्ट का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। भाई देखो I2 जो है वो I माइनस से भी जा रहा है और IO3 माइनस में भी जा रहा है। कुछ I2 जो होगा वो I माइनस में गया होगा और कुछ I2 किस में गया होगा, IO3 माइनस में भी गया होगा। तो आयोडीन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन भी हुआ, आयोडीन का क्या हुआ, रिडक्शन भी हुआ। आपसे पूछे आयोडीन का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, आपसे पूछे बेटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयोडीन क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयोडीन कितना होगा। अब बोलेंगे इट विल बी इक्विवेलेंट वेट ड्यू टू ऑक्सीडेशन प्लस इक्विवेलेंट वेट ड्यू टू रिडक्शन। ऐसे निकालेंगे ना बेटा, इक्विवेलेंट वेट ड्यू टू ऑक्सीडेशन प्लस क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ड्यू टू रिडक्शन। इक्विवेलेंट वेट ऑफ I2 आप लोगों से पूछने लगे तब क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट वेट ड्यू टू ऑक्सीडेशन प्लस इक्विवेलेंट वेट ड्यू टू रिडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ I2 बोलेंगे। ठीक है बेटा, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, आप बोलेंगे इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। यहाँ पे क्या होगा, मोलर मास अपॉन इसका एन फैक्टर। ऑक्सीडेशन में एन फैक्टर क्या होगा बेटा, मोल्स लॉस्ट। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, मोल्स को डोनेट किया जाता है। यहाँ पे क्या होगा, मोलर मास अपॉन मोल्स गेन। बट रिडक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन होगा, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। ठीक है बेटा, आपको ये समझ में आ रहा होगा ना कि इक्विवेलेंट वेट ड्यू टू ऑक्सीडेशन क्या होगा, मोलर मास अपॉन इलेक्ट्रॉन का जो चेंज हुआ वो होगा बेटा। तो इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ होगा, वही ना। तो बेटा इक्विवेलेंट वेट ड्यू टू रिडक्शन क्या होगा, मोल्स, मोलर मास अपॉन मोल्स गेन। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया। तो बेटा m से m कैंसिल आउट हो गया। आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि 1 अपॉन एन फैक्टर इज इक्वल्स टू 1। बेटा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोल्स गेन प्लस मोल्स लॉस अपॉन मोल्स गेन इंटू मोल्स लॉस्ट। ठीक है ना, तो सिंपल तरीके से आपसे पूछा एन फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा करके लिख देंगे बेटा। एन फैक्टर क्या हो जाएगा, मोल्स गेन इंटू मोल्स लॉस्ट अपॉन मोल्स गेन प्लस मोल्स लॉस। ठीक है बेटा, तो ये टर्म आप लोग याद रखिएगा। एन फैक्टर इन केस ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इज, एन फैक्टर इन केस ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इज मोल्स गेन इंटू मोल्स लॉस अपॉन मोल्स गेन प्लस मोल्स लॉस के इक्वल होता है। ठीक है बेटा, तो होपफुली आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। हम लोग कैसे एन फैक्टर निकालने की बात कर रहे हैं, इसका प्रूफ भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, आपको फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, फॉर्मूले से आप लोग कोई भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो हम लोग क्वेश्चंस करते हैं इसके बेस पे। यू टू कैलकुलेट द एन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है बेटा, सबसे पहला रिएक्शन लोगों के पास में है I2 गिविंग I माइनस प्लस IO3 माइनस। I2 गिविंग I माइनस प्लस IO3 माइनस में आपको निकालना है बेटा। तो बेटा I2 जो है वो किस में जा रहा है बेटा, 0 से किस में जा रहा है, -1 में जा रहा है और +5 में जा रहा है। जब 0 से जाएगा -1 में तो बेटा क्या होगा, गेन होगा। कितने का, एक आयोडीन, एक का गेन। कितना आयोडीन, 2 आयोडीन, कितना गेन होगा, 2 का गेन हो गया। 0 से बेटा किस में जा रहा है, +5 में भी जा रहा है, तो क्या होगा बेटा, लॉस करेगा। एक आयोडीन कितना लॉस करेगा बेटा, 5 लॉस। 2 आयोडीन कितना लॉस करेगा, 10 लॉस। बेटा गेन, एन फैक्टर कितना होता है, गेन इंटू लॉस अपॉन गेन प्लस लॉस, 20/12 5/3। ये भी एन फैक्टर किस में निकल के आया, फ्रैक्शन में निकल के आया। सब लोगों को समझ में आया ना कैसे निकाले हम लोग फैक्टर। पहले निकाला कितना मोल गेन हुआ, कितना मोल लॉस हुआ। एन फैक्टर कितना हो जाएगा, मोल्स गेन इंटू मोल्स लॉस अपॉन गेन प्लस लॉस। सिंपल तरीके से निकाले। दूसरा रिएक्शन तुम लोगों के पास में बेटा H2O2 गिविंग H2 प्लस O2। इसमें भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये क्या है बेटा, -1 से किस में जा रहा है, 0 में, -2 में और 0 में।
यहाँ किस में गया बेटा, -2 में गया, यहाँ 0 में गया। जब -1 से -2 में जाएगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एक ऑक्सीजन एक गेन करेगा, दो ऑक्सीजन कितना गेन करेगा, दो। तो गेन कितने का हो गया, 2 का हो गया। जब बेटा -1 से किस में जाएगा, 0 में जाएगा तो क्या करेगा, लॉस करेगा। कितना लॉस करेगा बेटा, एक ऑक्सीजन एक लॉस करेगा, दो ऑक्सीजन कितना लॉस करेगा, 2 लॉस करेगा। एन फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा, गेन इंटू लॉस अपॉन गेन प्लस लॉस, दैट इज 1। ठीक है ना। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, आपको होपफुली चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट रिएक्शन है एस गिविंग यू SO2 प्लस H2S। एस गिविंग यू SO2 प्लस H2S बेटा। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि ये जो है S0 से किस में जा रहा है, +4 में जा रहे हैं, साथ में -2 में भी जा रहे हैं। 0 से +4 में जाएगा तो बेटा क्या होगा, 4 का लॉस होगा। जब बेटा 0 से -2 में आएगा तो बेटा क्या करेगा, 2 का गेन होगा। एन फैक्टर क्या होगा, गेन इंटू लॉस अपॉन गेन प्लस लॉस, 8/6, 4/3। ठीक है ना। तो आपको होपफुली हम लोग इन केस ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कैसे एन फैक्टर निकालेंगे वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा। हम लोग अभी चलते हैं नेक्स्ट टाइप के रिएक्शन की तरफ। इन रिएक्शंस में हम लोग कैसे एन फैक्टर निकालेंगे। दो रिएक्शंस आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेटा। ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि इन केस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड आर ऑलवेज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट। जितना इलेक्ट्रॉन गेन होता है उतना लॉस भी होता है बेटा। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड आर ऑलवेज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट। सबसे पहला पॉइंट याद रखना है। इनके केस में एन फैक्टर जो होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा, एन फैक्टर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन्ड और इलेक्ट्रॉन लॉस्ट के इक्वल होते हैं। किसके इक्वल बेटा, कितना इलेक्ट्रॉन गेन हुआ कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ उसी के इक्वल क्या होता है बेटा, एन फैक्टर होता है। ठीक है ना। तो इन केस ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन, इन केस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एन फैक्टर इज वेदर इलेक्ट्रॉन गेन और वेदर इलेक्ट्रॉन लॉस। ठीक है बेटा। कितना इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है या कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है उसी के बेस हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एन फैक्टर निकाल सकते हैं इन केस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है बेटा। जैसे आप लोगों के पास में एक रिएक्शन है, दैट इज NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7 गिविंग यू N2 प्लस Cr2O3 प्लस H2। आपसे बोले इस रिएक्शन में एन फैक्टर निकालिए, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा क्या, आपको निकालना पड़ेगा कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। देखो NH4 इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, आपको मिलेगा NH4 प्लस, दूसरा मिलेगा Cr2O7 2 माइनस। NH4 प्लस में n का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे आप लोग, वो आएगा +3। Cr2O7 हम लोग निकालेंगे, वो आएगा 2 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू -2 विल बी इक्वल टू -2, एक्स आ जाएगा +6। ठीक है बेटा। तो इसका आ गया +6, इसका आ गया +3, ये जा रहा है 0 में, ये जा रहा है +3 में। अब देखो यहां से +3 से 0 में जा रहा है बेटा n, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। एक नाइट्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 3। कितना नाइट्रोजन है, 2 है, तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 6 का गेन होगा। समझ में आया कि नहीं आया, कितने का गेन हुआ बेटा, 6 का गेन हुआ। NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7 में कितने का गेन हो रहा है बेटा, नाइट्रोजन कितना यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, 2 है, और एक नाइट्रोजन कितने का गेन करता है, 3 का करता है, तो बेटा 2 कितने का करेगा, 6 का गेन करेगा। चलो अभी हम लोग बात करते हैं बेटा किसकी, हमारे पास में Cr2O7 2 माइनस से किस में जा रहा है, इधर Cr+3 में। तो Cr जा रहा है +6 से +3 में। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, n का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग गलत निकाल दिए क्या, NH4 का होल ट्वाइस में बेटा n का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, n का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा -3, गलत निकाल दिया हम लोग। यहाँ पे कितना आएगा, -3। ठीक है ना, क्योंकि x का जो होगा वो होगा 1, x प्लस 4 इंटू +1 विल बी इक्वल टू +1, बट ये है -3। ठीक है। तो यहाँ होगा लॉस। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा। 3 इंटू 2 कितने का लॉस हो गया, 6 का लॉस हो गया। ठीक है। सिमिलरली Cr2O7 +6 से किस में जा रहा है, +3 में जा रहा है, बट यहाँ पे क्या होगा, गेन होगा। एक क्रोमियम कितने का गेन करेगा, 3 का, 2 कितने का गेन करेगा, 6 का। तो गेन किसके इक्वल आया, मोल्स लॉस के इक्वल आया कि नहीं आया। आप इनमें से किसी को भी एन फैक्टर बोल सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है इसका एन फैक्टर कितना है बेटा, 6 है। इसका एन फैक्टर कितना आया, 6 निकल के आया। ठीक है। इसके बेस पे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को खुद से करने के लिए दे रहा हूँ, दैट इज KClO3 गिविंग यू KCl+O2। इसमें आपको खुद से निकालना है कि एन फैक्टर क्या होगा
दिस इज फॉर यू। आप लोग इसमें एक बार ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अगर तुम लोगों का आंसर आ जाता है तो, ठीक है बेटा। नहीं तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा तुम लोगों के लिए, एक सिंगल क्वेश्चन जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं इसको डिस्कस कर लूंगा, ठीक है बेटा। अभी चलते हैं लोग नेक्स्ट टाइप के रिएक्शंस में। आप लोग ये पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा, इन केस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एन फैक्टर किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन गेन या फिर इलेक्ट्रॉन लॉस के इक्वल होता है, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हम लोग बेटा एक स्पेशल टाइप ऑफ एन फैक्टर की और बात करेंगे, दैट इज जब हम लोगों के पास में क्या होता है, व्हेन एटम्स गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, जब एटम्स का क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो एन फैक्टर कैसे निकालेंगे बेटा, ठीक है ना। बट हम लोग क्या करेंगे इनके केस में, हम लोग क्या करते हैं इनके केस में जो एन फैक्टर होगा वो क्या होगा, टोटल चेंज अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या होता है बेटा, एन फैक्टर आपको निकालना है जब हम लोगों के पास में क्या होगा, एटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसके केस में जो एन फैक्टर होगा वो किसके इक्वल होता है बेटा, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल चेंज अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल होगा, ठीक है ना। जैसे आप लोगों के पास में एक रिएक्शन है 3 मोल्स ऑफ Mn+7 गिविंग यू 2 मोल्स ऑफ Mn+7 प्लस Mn+4, ठीक है ना। आपको दिख रहा है यहाँ पे Mn का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कुछ Mn+7 से +7 में जा रहा है, कुछ +4 में जा रहा है। तो जब एटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा आप सबसे पहले निकालेंगे टोटल चेंज। टोटल चेंज कितना ये बताइए बेटा, टोटल चेंज के लिए टोटल एटम कितना है बेटा, Mn का 3 है, इसमें से 2 एटम किस में जा रहे हैं बेटा, Mn+7 में जा रहे हैं। 2 एटम के लिए चेंज कितना है बेटा, 7 - 7 का। एक एटम किस में जा रहा है बेटा, 3+4 में जा रहा है, तो 7 - 4। ये आ गया टोटल चेंज, ये आ गया क्या आप लोगों का टोटल चेंज। टोटल चेंज कितना आ रहा है बेटा, 3 का आ रहा है। कितना आ रहा है, 3। 2 × 7 - 7 है तो 0 हो गया, +7 - 4 है बेटा, ये प्लस क्या है 7 - 4, ठीक है ना। और ये कितना आ गया, 3 निकल के आ गया। तो आपसे बोलेंगे टोटल चेंज अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है, एन फैक्टर होता है। यहाँ पे आप लोग निकालेंगे टोटल चेंज अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। टोटल चेंज कितना है, 3, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 3, इसका एन फैक्टर हो गया 1। इसका कितना होगा, टोटल चेंज 3 है बेटा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, 3/2। इसका कितना होगा 3/1। सभी का आप लोग निकाल सकते हैं टोटल चेंज अपॉन क्या करके, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट करके हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं कि एन फैक्टर क्या होगा व्हेन एटम्स गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, जब एटम्स का क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसके केस में एन फैक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है बेटा। इसका एक और एग्जांपल मैंने रखा हुआ आप लोगों के लिए, दैट इज 14Cl- प्लस गिविंग यू 8Cl- प्लस 3Cl2। तो आपको समझ में आ रहा है बेटा, यहाँ पे किस में जा रहा है वो, Cl- में भी है और 0 में भी है। Cl- किस में जा रहा है बेटा, Cl- और 0 में, यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है बेटा। टोटल Cl कितने हैं, 14 है। जिनमें से बेटा आप लोगों से पूछे पहले टोटल चेंज कितना होगा ये बताओ, टोटल चेंज कितना निकालेंगे आप लोग। टोटल चेंज होगा बेटा 8Cl में कोई चेंज नहीं आ रहा, 8Cl का -1 से -1 ही है बेटा, ठीक है ना। -1 से क्या है, -1 ऐसे लिखेंगे ना, -1 माइनस का -1, ठीक है ना, यही है 8 में। तो प्लस में 6Cl ऐसा है जो क्या कर रहा है बेटा, -1 से किस में जा रहे हैं, 0 में जा रहे हैं। तो टोटल चेंज कितने का आ गया, 6 का आ गया, ठीक है ना। आपको साइन के साथ में नहीं लिखना होता, टोटल चेंज निकालने कितने का आ गया बेटा, टोटल चेंज आ गया 6 का, ठीक है। और टोटल चेंज अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है बेटा, टोटल चेंज 6 है और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 14 है। यहाँ पे 6/8 और यहाँ पे 6/3। ये एन फैक्टर हो जाएगा 2, ये एन फैक्टर हो जाएगा 3/4, ये एन फैक्टर हो जाएगा 3/7, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा, जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हम लोग पहले क्या करेंगे, टोटल चेंज निकालेंगे कितने का है, और उस टोटल चेंज को किससे डिवाइड कर देंगे बेटा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। तो हम लोगों को आसानी से क्या मिल जाएगा, एन फैक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो बेटा होपफुली आप लोगों को मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। अगर लेक्चर्स पसंद आ रहे तो बेटा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है ना। तो बेटा इसके आगे हम लोग मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।